जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। और पीछे के हम लोगों ने टॉपिक्स में डिस्कशन किया था कि पहला हम लोग का टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, परमिटिविटी को जाना, जिसको हम लोगों ने वैद्युतशीलता कहा था। और बच्चों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। अगर आप 10th का याद करें तो आपने मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। जैसे आपको पता है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास अगर एक मैग्नेट है तो इसमें अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक नीडल एक फ्लक्चुएशन शो करेगी। देखिए हो भी रहा है फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। तो एक लेकिन यहां से फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, एक निश्चित दूरी होगी जहां पे सुई आपकी हिलने लगती है। मैं चाहूं तो आपको पास से करके दिखा सकता हूं। देखिए बच्चों, ये अभी देखिए दूरी पर है और जब एक निश्चित दूरी आ गई तो ये इसमें फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो बच्चों, इसका मतलब इसका जो मैग्नेट का जो फोर्स लगाने का दायरा है वो एक निश्चित दूरी तक है। ये मैग्नेट बहुत दूरी तक इस सुई को हिला नहीं सकता है, इस पर फोर्स नहीं लगा सकता है। ये बच्चों आपने 10th में पढ़ा था। इसी तरह आपने 11th में पढ़ा बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। तो उसी तरह से आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। बच्चों, जैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, हर एक द्रव्यमान पिंड का अपना एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, वैसे ही हर एक चार्ज पार्टिकल, चलिए मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इससे एक डिफाइंड दूरी पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा है। इसको बच्चों हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। स्मॉल क्यू नॉट लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, छोटा इसमें लिखा था जिससे छोटा लगे। ये स्मॉल क्यू नॉट छोटू सा चार्ज है। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे इसी को परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक। अब बच्चों आप देखिए कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन फोर्स अप्लाई करने की भी एक दूरी है। ऐसा तो है नहीं कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां भी फोर्स लगा रहा है, यहां भी और इन्फिनाइट पर भी लगाएगा। एक उसकी निश्चित दूरी है जहां तक वो फोर्स लगा सकता है। तो बच्चों यहां पर ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। जहां तक ये इस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये क्यू नॉट बच्चों यहां भी हो सकता है, ये क्यू नॉट बच्चों इधर भी हो सकता है, तो इस तरफ वो फोर्स लगाएगा। अगर बच्चों ये क्यू नॉट इधर है, इस साइड में है, तो इस तरफ फोर्स लगाएगा। इस तरह ये क्यू नॉट बच्चों किधर भी हो सकता है, ये कैपिटल क्यू उस पर फोर्स लगाएगा। किस नियम के आधार पर बच्चों? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ने तो बीच में ये कूलाम का नियम पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी आप समझ जाएंगे, फील लीजिए। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज है और ये कैपिटल क्यू चार्ज इस पर एक निश्चित दूरी तक फोर्स लगा सकता है, बल लगा सकता है। यहां पर बल लगा रहा है, इस तरफ धक्का देगा, इस तरफ है तो नीचे तरफ धक्का देगा, इस तरफ धक्का देगा। जहां पर होगा उसी डायरेक्शन में उसको आगे की ओर वो पुश करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। जब ये इस पर बल लगाएगा तो यहां पर बच्चों फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड हम कहेंगे, इसको कह सकते हैं बाहर की ओर, ठीक। एक चीज यहां ध्यान देने वाली है कि यह अगर पॉजिटिव चार्ज है और यह भी पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहां तरफ लग रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर यही पॉजिटिव क्यू चार्ज निगेटिव क्यू चार्ज हो जाए तो बच्चों फोर्स फिर कहां लगेगी? ये अभी पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर यही कैपिटल क्यू बच्चों निगेटिव हो जाए, यही कैपिटल क्यू हमारा चार्ज जो है वो कैसा हो जाए? निगेटिव हो जाए, और हमारा जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो यहां रखा हो, तो फिर ये पॉजिटिव
ये निगेटिव ये पॉजिटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर यहां पर होगा बच्चों, देखिएगा यहां लिख दूं मैं क्यू नॉट, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ की ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं निगेटिव। और अगर यहां क्यू नॉट है तो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अब की बार फोर्स क्या, आप एरोस देखिए, तीरों को देखिए निशान। अभी सारे तीर जो है वो बाहर तरफ बने थे, लेकिन इसमें तीरों के निशान कहां बने हैं, अंदर की तरफ। तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में ये फील्ड कहां की ओर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसको भी तो आप नेगेटिव कर सकते थे। नहीं, परीक्षण आवेश को हरदम धनात्मक लिया जाएगा। दो बातें, पहली बात तो जो टेस्ट चार्ज है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो परीक्षण आवेश को आपको ऋणात्मक नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। पहली बात तो टेस्ट चार्ज आपका हरदम कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए, टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं लेना है। दूसरी बात, जो परीक्षण आवेश आप लेंगे ये मान लेंगे कि परीक्षण आवेश इतना छोटा है कि उसके पास अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसके पास खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अपना कोई इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसकी है, पॉजिटिव क्यू की, जो हमारे पास मूल आवेश है। तो हमें यह समझ आया कि पॉजिटिव क्यू चार्ज लेने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, और निगेटिव क्यू लेने पर बच्चों कहां की ओर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। जिस तरह आपको याद होगा हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वैद्युत बल रेखाओं के रूप में होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में होता है। वैसे ही वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के रूप में। समझिएगा, जैसे हम मैग्नेट कहते हैं, ये मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से। वैसे ही जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्यू, उनका जो होता है वैद्युत क्षेत्र, वो किसके रूप में होता है, वैद्युत बल रेखाओं। बच्चों अगला जब टॉपिक आएगा तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, अभी इनके वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। आज का हमारा टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे उसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे, उनकी क्या कमियां हैं, सॉरी कमियां तो नहीं कह सकते, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनमें क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या गुण हैं, ये पढ़ेंगे, और उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन फिच आउट होती है, क्या जानकारी हमको मिल सकती है। तो यहां पर बच्चों एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है। क्या रिजल्ट आ गया है कि यदि हमारे पास एक आवेश है और उस आवेश के चारों तरफ, अब इसकी डिफिनीशन को हम कैसे बनाएंगे कि हर आवेश, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, अपने ऊपर फोर्स फील करता है। बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा मजेदार है, रटिए नहीं, फील लीजिए, समझिए। रटेंगे तो भूल जाएंगे बच्चों, रटिए मत, समझ लीजिए, याद रहेगा। डिफिनीशन बना लीजिए, खुद से बना लीजिए, मेरी बताई ना पढ़िए, किसी किताब की बताई मत पढ़िए, अपनी बनाइए। मैं बनाऊं अपनी, कैसे बताऊंगा मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र कहां तक होगा, एक निश्चित दायरा है, वैसे कहा जाता है इन्फिनाइट तक होता है, अनंत तक कहां होता है, लेकिन ठीक है, बुक्स में लिखा है वैद्युत क्षेत्र, ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, तो अनंत तक मान सकते हैं, यहां पर हम लोग दूरी पे चर्चा ना करें, डिफिनीशन बनाते हैं। चलिए शुरू करिए। किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, द एरिया सराउंडेड टू ए चार्ज पार्टिकल इन विच, जिसमें एनी अदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑन इटसेल्फ। क्या बात है, बड़ी मजेदार है। किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा आवेशित कण अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या डिफिनीशन बनाई हम लोगों ने कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिस पर स्थित कोई दूसरा आवेशित कण अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। क्या डिस्कशन किया, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है
वो डिफाइन हो गई। क्लियर हो गया? चलिए, अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र तक पहुंच गए थे। अब हमें बात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बच्चों फील लीजिएगा, बड़ा आसान है, बड़ा मजे आने वाला है इसमें। तो अब इसमें आगे क्या बढ़ जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी बच्चों हमें पता करनी है। इंटेंसिटी बड़ा मजेदार है, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा इंटेंसिटी। पहला तरीका समझिए कि मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, एक क्यू नॉट डिस्टेंस आर पर एक चार्ज पार्टिकल और रखा है। ठीक है, ये मूल आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। अब इस दूरी पर कूलॉम्स लॉ के हिसाब से ये कैपिटल क्यू इस पर फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाएगा बच्चों, फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू के लिख देता हूं मैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए डिफिनीशन ये कहती है बच्चों, परिभाषा हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास जो परीक्षण आवेश है वो एकांक आवेश हो, यूनिट चार्ज का हो, इफ यदि क्यू नॉट कितना है बच्चों, 1 कूलाम का हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि परीक्षण आवेश यूनिट चार्ज का है, 1 कूलॉम का है, तो फिर उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फील लीजिएगा, समझिएगा, मजे लीजिएगा। तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब बच्चों ये वैसे तो फोर्स है, पर डिफिनीशन मैंने आपको क्या बताई, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और इसे किससे निरूपित करते हैं बच्चों, E। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कब, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, कब, जब हमारा टेस्ट चार्ज कितना है, यूनिट है, एकांक परीक्षण आवेश है। चलिए दूसरा तरीका भी बताया जाता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू द, हम लोग क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल और बटे में परीक्षण आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड। चलिए बच्चे समझिएगा जरा सा, फिर लीजिएगा, यहां पर हमें क्या लिखना है, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो बच्चों क्या निकल के आएगा, देखिए E इक्वल टू, हम फोर्स क्या लिखे थे अभी, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट, क्यू नॉट को क्यू नॉट खा गया, E इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। चलिए बात वही है, देखिए सर तरीका थोड़ा सा डिफर है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ एक और चीज समझने वाली बच्चों हमारे लिए ये है, ध्यान देने लायक चीज ये है कि आपको ध्यान ये देना होगा कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखते समय एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, फॉर्मूले से क्या ख्याल रखना होगा कि E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। ये बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म है, E वेक्टर इक्वल्स टू द F वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। बच्चों जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो बल की दिशा होगी, वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी हम लोगों ने क्या बात करा था बच्चों, अभी देखिए मैं देख लेता हूं सही आ रहा है कि नहीं एक बार। तो यहां पे समझने वाली बात यही है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। अभी हम लोगों ने दो तरह का फोर्स का डायरेक्शन देखा, एक बाहर तरफ और एक अंदर तरफ। एक बाहर तरफ फोर्स लग रहा था, एक अंदर तरफ फोर्स लग रहा था। तो अगर फोर्स बाहर तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तरफ, और अगर मान लीजिए फोर्स इनवर्ट लग रहा है तो फिर वैद्युत क्षेत्र भी कहां होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी जो इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान दें, यहां पर अपॉन में आर स्क्वायर आया, याद करिए कुछ वही पुराने फॉर्मूले, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर।
तो इसको आपको क्या बताया गया था, ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इस लॉ को बच्चों क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, क्योंकि इनवर्सली है, वर्ग माने स्क्वायर है, और लॉ माने तो नियम है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं तो हम कह सकते हैं एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो ऐसे करके चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं एफ ई और आर स्क्वायर के रिलेशनशिप में। ठीक है, ये ई और आर के परिप्रेक्ष्य में बच्चों ऐसे बनाए जाते हैं। आपने बायल्स लॉ में भी देखा होगा, हम लोगों ने बायल चार्ल्स लॉ में बहुत सारे इस तरह ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली और हमें ऐसे करके इसको नीचे से, ठीक है फील लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह के हमें ग्राफ बनाने होते हैं। एक चीज यहां समझने वाली बच्चों ये है डायरेक्शन, और डायरेक्शन मैंने क्या बताया, जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब आती है यूनिट। यूनिट मतलब इसकी इकाई क्या होगी, मात्रक क्या होगा। तो इसका बच्चों जो एसआई यूनिट होगा वो आप खुद निकालिए। एसआई यूनिट ऊपर क्या है बच्चों, न्यूटन, और प्रति नीचे चार्ज है तो उसका क्या होगा, कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। ये इसका बच्चों न्यूटन पर कूलॉम जो है वो एसआई यूनिट होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। ठीक है ना। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो नियरली आपको बहुत छोटा मानना होगा, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा। और एक चीज ध्यान देनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो होता है, तो डिस्टेंस जैसे ही आर बढ़ती जाएगी ई उतनी ही तेजी से घटता जाएगा। अगर आप जैसे मैं अभी बोल रहा था 2 मिनट पहले कि अगर मैं यहां पर आर को इन्फानाइट मान लूं, आर स्क्वायर को इन्फानाइट मान लूं, तो अगर मैं इसको इस इन्फानाइट मान लूंगा तो अपॉन में 0 कर देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। मैंने कहा ना इन्फानाइट का कोई मतलब नहीं। और अगर मान लीजिए इसको मैं 0 कर दूं, मतलब डिस्टेंस 0 हो गई, यहीं आ गया, तो फिर ई इज इक्वल टू हो जाएगी इन्फानाइट। ई इज इक्वल टू इन्फानाइट, ये दोनों कंडीशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या, इफ आर इज इक्वल टू 0 तो ई इज इक्वल टू इन्फानाइट, और अगर आर इज इक्वल टू इन्फानाइट तो फिर ई इज इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करिए। तो अगर मान लीजिए आर जो है 0 हो गई, डिस्टेंस बहुत छोटी मतलब 0 हो गई, इसी के ऊपर ही हमको पता करना है, यही पता करना है यहां पे। तो बच्चों अगर ये डिस्टेंस 0 कर दी जाएगी तो फिर डिस्टेंस 0 करने पर ई हमारा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। और इन्फानाइट मतलब लोग बोलेंगे अनंत मान को प्राप्त कर लेगा, नहीं, अनंत मान को नहीं प्राप्त कर लेगा, ये अनडिफाइंड है, इसको समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। और अगर हम आर को इन्फानाइट मान लें अनंत दूरी पर कि ये आर बहुत दूर है, सूर्य चंद्रमा तारों पर हमें पता करना है, तो वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बच्चों वेक्टर फॉर्म के बारे में कि हमें इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म है, तो हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा भी, हम लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू द के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा कैपिटल Q चार्ज था, यहां पर हमारा Q0 चार्ज था। अब ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं इस तरफ है, तो हमें इसके लिए चाहिए होगा इसका एक यूनिट वेक्टर आर कैप। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर को मैं मॉड ऑफ आर स्क्वायर लिख देता हूं इंटू आर कैप। बात वही है, मैग्नीट्यूड को शो करता है मॉड। अब बच्चों आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश निकालना, आर कैप निकालना पढ़ा होगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में मॉड ऑफ आर स्क्वायर और आर वेक्टर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर ना। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो। अभी बच्चों इसके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं जो मुझे कराने हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि आपके सजेशन से ही हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके सजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए और बेहतर मेहनत करना चाहता हूँ, बस आपको सपोर्ट, प्यार, लगाव चाहिए होगा। आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, मैं आपके लिए हरदम ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और किस तरह के वीडियो आप जानना चाहते हैं, क्या कमियां और नया क्या जानना चाहते हैं वो भी आप बताइए। आपके कमेंट्स के इंतज़ार में आपका टीचर, होस्ट, दोस्त, जो भी आप कहना चाहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।